वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। पेपर सेकंड में आज का टॉपिक है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो पर्सनालिटी को मापने के लिए, असेस करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं जिनके बारे में जानेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों का वर्गीकरण, किस तरह से व्यक्तित्व मापन की विधियों को कैटेगराइज किया गया है, ये देखेंगे। इसमें 3 वर्ग हैं। सबसे पहले वर्ग में आता है आत्मनिष्ठ विधियाँ, जिसको सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। ये व्यक्ति के अनुभव और धारणा पर निर्भर करती हैं। तो सब्जेक्टिव मेथड जो होते हैं, आत्मनिष्ठ विधियाँ, ये मतलब व्यक्ति के अनुभव जो हैं और उसकी कैसी सोच है, कैसी उसकी धारणा है, इस पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार का मापन जीवन इतिहास के तौर पर किया जाता है, या प्रश्नावली के तौर पर किया जाता है, या साक्षात्कार के रूप में किया जाता है, या फिर आत्मकथा के रूप में किया जा सकता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है वर्गीकरण परिस्थिति परीक्षण विधि, जिसको सिचुएशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए समाज मिति और नियंत्रित निरीक्षण आदि विधि परिस्थिति परीक्षण श्रेणी में आती हैं। तो परिस्थिति को जांचने के लिए भी विधियां बनाई गई हैं कि आपको अगर एक सिचुएशन दे दी जाए तो आप उससे कैसे हैंडल करेंगे। इससे भी व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसमें समाज मिति विधि आती है और नियंत्रण निरीक्षण विधि आती है। फिर थर्ड कैटेगराइजेशन है प्रेक्षेपण प्रक्षेपण विधि, जिसको प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के परीक्षणों में प्रत्यक्ष या परोक्ष विधि द्वारा उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो प्रक्षेपण विधि में या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष विधि के रूप से उत्तेजक को प्रस्तुत किया जाता है, जिन पर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते हैं और व्यक्ति के विचारों का विश्लेषण करके परीक्षणकर्ता अपने उद्देश्य के अनुरूप निष्कर्ष तक पर पहुंचता है। तो व्यक्ति के जैसे विचार होंगे उस पर विश्लेषण करता है परीक्षण करता, तब वह अपने उद्देश्य के निष्कर्ष तक पहुंचता है। इस प्रकार के परीक्षणों में व्यक्ति के अचेतन में व्यवहार को अभिव्यक्त किया जाता है। तो इससे जो है व्यक्ति के अचेतन में व्यवहार को दिखाया जाता है। और इस प्रकार के परीक्षणों में टीएटी, सीएटी और वाक्य पूर्ति या फिर कहानी रचना जैसे परीक्षण आते हैं। रोसार का स्याही डब्बा परीक्षण भी इसी श्रेणी का उदाहरण है, प्रक्षेपण विधि का ही उदाहरण है रोसार का स्याही डब्बा परीक्षण। व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों के बारे में अब बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला वर्गीकरण था आत्मनिष्ठ विधियाँ। तो आत्मनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं ये जानेंगे। इसमें आपको एग्जाम्पल बताए गए कि जीवन इतिहास, साक्षात्कार, आत्मकथा और प्रश्नावली, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो प्रश्नावली विधि की सबसे पहले बात करेंगे। प्रश्नावली विधि जिन कार्यों के लिए किया जाता है उनमें आते हैं कि व्यक्ति की चिंता, परेशानी आदि से संबंधित क्रमबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। देन सेकंड आता है कि व्यक्ति की आर्थिक दशा और या धार्मिक विश्वास के लिए, सामाजिक विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी प्रश्नावली विधि का उपयोग किया जाता है। और प्रश्नावली का निर्माण परीक्षण के उद्देश्यों का ध्यान में रखकर किया जाता है। तो प्रश्नावली जो बनाई जाती है वो परीक्षण हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं इसको ध्यान में रखकर किया जाता है। और प्रश्नावली के कई प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है बंद प्रश्नावली, जिसको क्लोज्ड क्वेश्चनेयर कहते हैं। इस प्रश्नावली में प्रश्नों को 2 या 2 से अधिक पूर्व निश्चित उत्तर रहते हैं। तो बंद प्रश्नावली का मतलब है कि आपको पहले से 2 आंसर दे दिए जाते हैं। आमतौर पर उत्तर हाँ या ना के रूप में होता है इसमें। फिर आती है दूसरे नंबर पर खुली प्रश्नावली, जिसको ओपन क्वेश्चनेयर कहा जाता है।
इस प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो उत्तरदाताओं को लिखना होता है। क्योंकि ये खुली प्रश्नावली होती है तो ये जो है सब्जेक्टिव होगा, तब उसके आधार पर उद्देश्यों के आधार पर निष्कर्ष को निकाला जाएगा। तो इसमें जो है उत्तरदाता को लिखकर तब आंसर देने होते हैं। फिर आती है तीसरे नंबर पर सचित्र प्रश्नावली, जिसको पिक्टोरियल क्वेश्चनेयर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्नावली में चित्र दिए होते हैं। चित्र के उत्तर में किसी एक चित्र का चयन करने के लिए उत्तरदाता को कहा जाता है। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो इसका उदाहरण है। जैसे उसमें पिक्चर्स दी होती हैं, किसी एक पिक्चर को आपको फिट करना होता है उसमें, वही इसका उदाहरण है। तो सचित्र प्रश्नावली चित्रों पर आधारित होती है। चित्र को देखकर तब आपको आंसर देना होता है। फिर चौथे नंबर पे आती है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित का मतलब है कि ये तीनों का रूप होंगे, जो तीनों का रूप होगी उसको मिश्रित प्रश्नावली का नाम देंगे, जिससे प्रश्नावली की विश्वसनीयता और वैधता बढ़ जाती है। तो मिश्रित प्रश्नावली की विश्वसनीयता और वैधता ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑल। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार विधि की। तो इंटरव्यू मेथड आता है। इंटरव्यू मेथड साक्षात्कार विधि दो तरह से की जा सकती है। साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं। एक पहला है इसमें अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। साक्षात्कार में व्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रश्न किए जाते हैं। और अनौपचारिक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति कम प्रश्न पूछता है, बल्कि वह साक्षात्कारकर्ता दाता से विस्तार पूर्वक उत्तर लेने का अवसर प्रदान करता है। तो अनौपचारिक साक्षात्कार जो होता है, इसमें जो साक्षात्कारकर्ता होता है, मतलब जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, वो जो है साक्षात्कार दाता जो होता है, मतलब जिसका इंटरव्यू ले रहा है, उससे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, उससे ज़्यादा उत्तर लेने की कोशिश करता है। फिर है कि प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति का अध्ययन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित होने चाहिए। तो जो प्रश्न किए जाते हैं साक्षात्कार दाता से, वो उसके व्यक्तित्व के अनेक जो है पक्षों से रिलेटेड होते हैं, उससे संबंधित होते हैं। व्यक्तित्व के जिन गुणों का अध्ययन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है वे अनेक हो सकते हैं। जैसे कि दयालुता से क्वेश्चन किया जा सकता है, सर्वधर्म से क्वेश्चन किया जाता है, पंथ निरपेक्ष से क्वेश्चन किया जाता है, आत्म केंद्रित, सरलता, झगड़ालूपन, हठीलापन, संकोची, निष्पक्षता, ईमानदारी, गुस्सैल, गंभीरता, सहयोग देने वाला या आत्मसंयमी, कई प्रकार के ये जो मतलब आपके व्यक्तित्व को डिफाइन करेंगे वो सारे टाइप्स इसमें लिखे गए हैं और उन्हीं से क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। फिर आता है आत्मकथा लेखन, जिसको ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो व्यक्तित्व के किसी एक या अधिक गुणों की जानकारी के लिए अध्ययनकर्ता उस व्यक्ति को जिसका व्यक्तित्व परीक्षण करना है उसे एक प्रकरण पर अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहता है। तो आत्मकथा लेखन में जिस व्यक्ति पर आप परीक्षण कर रहे होते हैं उसको अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने आत्मकथा के बारे में लिखने के लिए कहते हैं परीक्षण में। और इस कथा का विश्लेषण करके आप अनुसंधायक व्यक्तित्व के एक अथवा कई पक्षों पर निर्णय लेते हैं। तो आप फिर आत्मकथा को लेकर और उसका विश्लेषण करेंगे, तब उसके व्यक्तित्व के कई पक्षों को देखकर निर्णय लेंगे। आत्मकथा लेखन का कार्य कहानी लिखने से भी पूरा किया जा सकता है, जैसे कि CAT टेस्ट, TAT टेस्ट प्रक्षेपी परीक्षणों से किया जाता है, क्योंकि इनमें चित्रों के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कहानी का अप्रत्यक्ष रूप से लिखता है। तो CAT और TAT टेस्ट का भी यूज़ किया जा सकता है इस
विधि में, क्योंकि चित्रों को देखकर तब व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अपनी आत्मकथा लिख सकता है। फिर नेक्स्ट आता है मानदंड मापनी, जिसको रेटिंग स्केल के नाम से जाना जाता है। इससे भी व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। तो इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों का अध्ययन करने के लिए उस व्यक्ति के गुणों का आकलन संबंधी व्यक्तियों से कराया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी अध्यापक के व्यक्तित्व गुणों का अध्ययन उसके छात्र से कराया जा सकता है। तो आपको जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना है उससे रिलेटेड लोगों से आप उसके बारे में पूछताछ करेंगे और उससे रिलेटेड लोग ही उसको निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है। जैसे कि आप अध्यापक के अगर व्यक्तित्व के गुणों को जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप छात्र से जानकारी लेंगे, क्योंकि छात्र से बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा है। विभिन्न व्यक्तित्व गुणों के लिए मानदंड अथवा अनेक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए है कि आपके अध्यापक का सामान्य व्यवहार कैसा है, ये आप इस तरह के मानदंड मापनी से बता सकते हैं, जिसमें पहला है निरंकुश, साधारण या लोकतांत्रिक। ये पहला क्वेश्चन है। देन अगर सेकंड क्वेश्चन आता है कि अध्यापक की समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम का स्तर कैसा है, अगर आप बच्चों से पूछते हैं तो इसमें अत्यंत लापरवाह एक हो जाएगा मानदंड मापनी। दूसरा है सामान्य से कम पाबंद, तीसरा है साधारणतया पाबंद, या चौथा है अत्यंत पाबंद, और पांचवा है उदाहरण देने लायक पाबंद। तो उदाहरण देने लायक के लिए पाबंद है। इस तरह से ये मानदंड मापनी है जिनके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है कि आपका जो टीचर है वो कितना समय का पाबंद है। फिर थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि अध्यापक का शाब्दिक व्यवहार कैसा है। तो इसमें आप इस तरह की मानदंड मापनी में उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि निकृष्ट, सामान्य, मध्यम, उत्तम या अति उत्तम। फिर चौथा क्वेश्चन आता है कि उसके अध्यापक के विषय ज्ञान के संबंध में सूचित करें, साधारण है, मध्यम है या उत्तम है। फिर पांचवा क्वेश्चन आ जाता है कि अध्यापक की शिक्षण शैली, मतलब कि उसका टीचिंग स्टाइल कैसा है। तो बेकार है कि सामान्य से निम्न है, या सामान्य है या उत्तम है, या अत्यंत उत्तम है। तो ये मानदंड मापनी के स्केल है। इसमें आप बता सकते हैं कि आपके टीचर का शिक्षण शैली कैसा है। अब है परिस्थिति परीक्षण विधि, जिसको सिचुएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए परिस्थिति परीक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। परिस्थिति परीक्षण विधि जो है दो प्रकार से की जा सकती है। पहले है समाजमिति विधियाँ और दूसरा है मनोनाटक विधि। तो इन दोनों रूपों से परिस्थिति परीक्षण विधि की जा सकती है। तो समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड कैसे किया जाता है, इस विधि का प्रतिपादन J.L. मोरेनो ने किया था 1934 में। इस विधि में व्यक्तियों के समूह से सर्वोत्तम या निम्नतम स्थिति के व्यक्तियों का मापन किया जाता है। तो जो व्यक्तियों का समूह होता है उसमें सर्वोत्तम स्थिति क्या है और निम्नतम स्थिति के व्यक्तियों का मापन किया जाता है समाजमिति विधि में। फिर मनोनाटक विधि आती है, साइकोड्रामा। इसमें मनोनाटक का श्री गणेश, मतलब सबसे पहले यह जब स्टार्ट हुई तो 1946 में यह स्टार्ट हुई और व्यक्तित्व मापन तथा मनोचिकित्सा के लिए मनोनाटक को एक उपयोगी विधि माना जाता है। तो व्यक्तित्व का मापन करने के लिए और मनोचिकित्सा के लिए मनोनाटक विधि सबसे उपयोगी विधि है। और मनोनाटक में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हिस्सा लेते हैं और नाटक इन व्यक्तियों से संबंधित किसी मनोवैज्ञानिक समस्या पर आधारित होता है। तो नाटक ये जो किया जाता है वो उन्हीं व्यक्तियों की कोई मनोवैज्ञानिक समस्या होती है जिन पर आधारित होता है। और मनोनाटक में
सम्मिलित व्यक्तियों के व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ होते हैं। तो मनोनाटक में जो लोग शामिल होते हैं उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। और ये विशेषज्ञ नाटक में प्रस्तुत किए गए संवादों भावों के आधार पर व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। तो जो व्यक्ति नाटक में है वो कैसा नाटक कर रहे हैं, कौन सा दृश्य दिखा रहे हैं, कौन सा भाव दिखा रहे हैं, उसी के आधार पर उनका व्यक्तित्व अध्ययन किया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा। फिर मनोनाटकों का आयोजन व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित सामाजिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, पारिवारिक समस्याओं के लिए, आकांक्षा या अभिलाषाओं के लिए किया जाता है। और मनोनाटकों के जैसी ही स्थिति नाटक में भी की जाती है और इस नाटक में सामाजिक समस्याओं से संबंधित विषयों को समझाया जाता है। अब लास्ट विधि आती है जो है प्रक्षेपण विधि, जिसको प्रोजेक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है। तो महाकवि तुलसीदास की चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तई देखी तैसी। इसका मतलब होता है कि श्री राम को देखने के बाद सभा में उपस्थित व्यक्ति की जैसी भावना थी उन्होंने वैसे ही रूप में श्री राम को देखा था। तो असल बात यही है कि हमारी आंखें केवल कैमरा का काम करती हैं, देखने का असली कार्य होता है हमारे मस्तिष्क का। तो हम किसी प्रश्न का उत्तर अपने अवचेतन मन से जैसा स्थापित होता है उसी रूप में देख लेते हैं। और इसी संबंध में यह भी कहा गया है कि हमारी दमित भावनाएं जो होती हैं वह हमारे सपनों के माध्यम से बाहर जाने का प्रयास करती हैं और हमें संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग प्रदान करती हैं। इसी के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि स्वप्न विश्लेषण किसी बात को स्पष्ट करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए स्वप्न में सांप का दिखाई देना हमारी दमित काम भावना का प्रतीक होता है। तो अगर हमको अपने सपने में सांप दिखाई दे रहा है तो यह हमारी दमित काम भावना है। इसी प्रकार चित्र देखने पर जिसमें कोई भाव स्पष्ट ना हो तो व्यक्ति अपने अचेतन मन के अनुसार उसका भाव व्यक्त करता है। तो अगर हम कोई चित्र देख रहे हैं उसमें कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा है तो हम अपने अचेतन मन के द्वारा उसमें भाव ला लेते हैं कि ये ऐसा होगा। इसी के आधार पर व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए प्रक्षेपण विधियों का उपयोग किया जाने लगा और सभी प्रक्षेपण विधि व्यक्तित्व परीक्षण इसी मुख्य भाव पर आधारित हैं। प्रक्षेपण विधि पर आधारित कई प्रक्षेपण इस समय उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे पहला है रोसार्ड का स्याही धब्बा परीक्षण। फिर दूसरे नंबर पे है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, TAT इसी को कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको CAT के नाम से जाना जाता है, CAT के नाम से, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। चौथे नंबर पर आता है चित्रकुंठा परीक्षण, जिसको पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर 5th नंबर पे आता है स्वतंत्र शब्द सहचर्य, जिसको फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल भी है। फिर 6ठे नंबर पे आता है वाक्य पूर्ति विधि, जिसको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। और 7वें नंबर पे है सम्मोहन, जिसको हाइपोनोसिस के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो 7 का स्याही धब्बा परीक्षण सबसे पहले जानते हैं। तो रोसार्ड जर्मन के निवासी थे और ये एक मनोचिकित्सक थे। उसने एक बार अपने फाउंटेन पेन की स्याही की कुछ बूंदें एक कागज पर टपका कर इस कागज को स्याही पड़े स्थान के बीच में मोड़ दिया। तो रोसार्ड ने एक बार अपने फाउंटेन पेन की स्याही को कागज के एक टुकड़े पे डाला और जहाँ स्याही पड़ी थी उसी स्थान को से कागज को मोड़ दिया।
जिससे स्याही ने कागज़ पर निशान बना दिया। तो इससे स्याही ने कागज़ पर एक निशान बना दिया। यह एक अजीब सा चित्र बना, जिसे उसने देखा। तो रसाक ने उस चित्र को देखा, फिर अपने परिवारजनों को दिखाया, उन्होंने अपने परिवारजनों को भी दिखाया। इस चित्र के माध्यम से उन सब के अलग अलग जो है उन्होंने व्यूज़ लिए कि उनका क्या कहना था इस चित्र के बारे में, ये उन्होंने देखा। और इसके आधार पर रोशा ने सोचा कि उनकी दमित भावनाओं के प्रकटीकरण हैं। तो ये रोशा का कहना था कि ये जो है लोगों की दमित भावनाएं थी, जो इस चित्र के माध्यम से अब प्रकट हुई हैं। यही चित्र रोशा के चिकित्सालय में जाकर अपने रोगियों को दिखाया। तो उन्होंने इस चित्र को फिर अपने रोगियों को और अपने स्टाफ को भी दिखाया। उन्होंने भी अलग अलग उसकी भावनाएं बताई, अलग अलग भाव बताए। उन उत्तरों में उनकी भी दमित इच्छाएं जो है प्रकट हो रही थी, वो दमित भावनाएं थी। इसी घटना को केंद्र में रखकर रोशा ने बहुत से कार्ड को बनाया और जिसमें 10 कार्ड का चयन किया उन्होंने, और उनका विस्तृत विश्लेषण किया। फिर वे प्रत्युत्तर नोट किए जो कि मनोरोगियों के द्वारा व्यक्त किए गए थे। इन 10 कार्ड में से 5 कार्ड जो थे वो श्वेत श्याम के थे, फिर 2 कार्ड जो थे वो श्वेत श्याम थे और लाल धब्बे वाले थे। फिर शेष जो 3 कार्ड बचे वो बहुरंगी थे। तो 5 कार्ड श्वेत श्याम के थे, 2 कार्ड श्वेत श्याम और लाल धब्बे के थे, और 3 कार्ड जो थे वो बहुत सारे कलर के थे। इन कार्डों को रोगियों या संभावित रोगियों को क्रमशः उन्होंने दिखाया। फिर उत्तर देने वाला उन चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है यह बताता जा रहा था, और इस परीक्षण को उन्होंने उनके उत्तरों को नोट किया और परीक्षण कार्ड में दिखाई दे रहे चित्र की स्थिति को भी पूछा। तो रोशाद जो है वो चित्र को दिखाते थे और उसके बारे में पूछते थे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। चित्रों की विषय वस्तु तथा स्थान के साथ साथ यह भी नोट किया कि व्यक्ति संपूर्ण चित्र देख रहा है या किसी एक भाग को देख रहा है। तो रोशाद ये भी देख रहे थे कि वो व्यक्ति सिर्फ एक भाग को देख रहा है उस चित्र के, या पूरा चित्र देखकर तब अपनी भाव को बता रहा है। तो धब्बों में व्यक्ति पशुओं आदि की गति का वर्णन कर रहा था। तो जितने धब्बे बन रहे थे उसमें व्यक्ति पशु आदि का वर्णन कर रहा था या नहीं। रोगों के प्रति व्यक्त विचारों में उसकी संवेगात्मक स्थिति का प्रकटीकरण होता है, और धब्बों में दिखाई देने वाले मानव के शारीरिक अंग, मानचित्र या अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो उन्होंने देखा कि मानव के कुछ शारीरिक अंग दिखाई देते हैं, या कुछ मानचित्र दिखाई दे रहे थे, या अन्य कई वस्तुएं दिखाई दे रही थी। तो उनका भी अर्थ था कि परीक्षणदाता ने इस कार्ड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में कितना समय लिया। तो वो ये भी देख रहे थे कि परीक्षणदाता कितना समय ले रहा है और कार्ड को किस ओर घुमाकर देखा, और कार्ड को वो किस ओर घुमाकर देख रहा है। ये सब नोट करके परीक्षण के मैनुअल के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हो जाती है। और रोशाक का यह परीक्षण यहीं पर प्रशिक्षण चाहता है। किसी सुशिक्षित विज्ञानी ने इसके संबंध में प्रशिक्षण लिया जाना आवश्यक है। तो इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, अनुकूल अभिवृत्तियों और संवेगात्मक स्थिति के संबंध में पर्याप्त ज्ञान हो जाता है, और प्रशिक्षित निर्देशन परामर्शक द्वारा व्यक्तिगत निर्देश देने के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है पूरी तरह से रोशाक का स्याही धब्बा परीक्षण था, जिसमें 10 कार्ड थे, 5 कार्ड श्वेत थे और 2 कार्ड श्वेत और लाल के थे, और बचे जो 3 कार्ड थे वो बहुरंगी थे। इसमें वो स्याही मतलब अलग अलग कलर से फोल्ड करके तब उस
चित्र को दिखाते थे रोगियों को या किसी जो परीक्षादाता पर वो कर रहे थे उनको, और फिर पूछते थे कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, और उसका जो है उसके भावों को नोट करते थे, उसने कितना टाइम लिया ये भी वो नोट करते थे। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाव बता, इस तरह से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाव को बता रहा था। कोई कुछ देखता था तो कोई कुछ देखता था। ये थे रोसाक के स्याही दबा परीक्षण के कुछ चित्र हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे व्यक्ति इसके बारे में अपने भाव बताते होंगे। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा पशु दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी क्या कल्पना है, यही इसी तरह से परीक्षण वो उन्होंने किया है। फिर हम बात करेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की, जिसको थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट TAT के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है इस टेस्ट का निर्माण मॉर्गन और मुर्रे ने 1935 में किया था, और इस परीक्षण में 30 चित्र थे। 10 चित्र जो थे वो पुरुषों के थे और 10 चित्र जो थे वो महिलाओं के थे, और 10 चित्र पुरुष और महिला दोनों के थे। तो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट 1935 में मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा दिया गया। इसमें 30 चित्र थे, जिसमें से 10 पुरुषों के, 10 महिलाओं के, और 10 में पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित थे। तो इस तरह से उनका चित्र है कि उनका कैसा परीक्षण रहा। इसमें कुछ चित्र जो है सिर्फ पुरुष के हैं, कुछ जो है महिला के साथ भी हैं, और कुछ अलग से सिर्फ महिला के हैं। तो ये TAT का परीक्षण था मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा जो दिया गया। अब बात करेंगे कैट की, जो चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट है, बाल्य संप्रत्यय परीक्षण। ये डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने दिया था। इसमें जो है इस परीक्षण में 10 चित्र थे। ये चित्र पशुओं के होते थे, जिसमें उन्हें कोई कार्य करते हुए दिखाया जाता था। तो इस जो 10 चित्र थे CAT टेस्ट में, इसमें जो है चित्र ये पशुओं को दिखाते थे, और पशु किसी न किसी कार्य में लगा होता था। इन चित्रों को बच्चों को एक के बाद एक करके दिखाया जाता था, और बालक चित्रों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता था, जिसे परीक्षणकर्ता नोट करता रहता था, और बच्चों के उत्तर का तब विश्लेषण किया जाता था। तो ये था चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, बाल्य संप्रत्यय परीक्षण। अब आता है चित्रकुंठा परीक्षण, जिसको पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट का निर्माण रोजनविंग के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1944 में इस टेस्ट को दिया था, और 4 वर्ष बाद बच्चों के लिए एक टेस्ट का अलग परीक्षण का निर्माण 1948 में किया गया था, जिसका नाम उन्होंने रखा चाइल्ड्स फॉर्म ऑफ रोजनविंग PF स्टडी। इस नाम से उन्होंने इस 1948 के परीक्षण को दिया, और यह एक नियंत्रित प्रक्षेपण विधि थी। इन्हीं के आधार पर सरदार शहर ने डॉक्टर CM शर्मा ने विद्यालय परिस्थितियों में कुंठा परीक्षण का निर्माण किया, और इस परीक्षणों के द्वारा व्यक्तियों तथा बच्चों के जो कुंठाएं आती थी और जो स्थितियां थी उनका मापन किया गया। प्रत्येक परीक्षण में 24 चित्र होते थे, जो कि स्पष्ट नहीं होते थे। प्रत्येक चित्र में 2 व्यक्ति होते थे, पर एक पर कुछ परिस्थिति से संबंधित कथन लिखा जाता था, जबकि उसका उत्तर देने के लिए दूसरे व्यक्ति को उत्तर देने के लिए स्थान रिक्त रहता था। तो एक व्यक्ति इसमें जो है कुछ परिस्थिति से संबंधित कथन लिखता था, और दूसरे व्यक्ति को उसी पर आंसर देना होता था, उसके लिए ब्लैंक रहती थी। फिर रोजनविंग ने दोनों परीक्षणों का भारतीय परिस्थितियों में डॉक्टर उदय पारिक ने किया था, और प्रत्येक परीक्षण में 24 चित्र, जिन्हें कार्टून भी कहा जाता था। तो प्रत्येक कार्टून में 2 अस्पष्ट मानव आकृति बनी होती थी, और एक मानव आकृति के माध्यम से कथन प्रस्तुत किया जाता था, और दूसरी आकृति के माध्यम से उत्तर जो है रिक्त स्थान पर लिखना होता था। इस परीक्षणों का अध्ययन व्यक्तित्व तथा सामूहिक दोनों रूप में किया जा सकता है, और उत्तरदाता कथन वाले व्यक्ति के साथ में अपना जो है आइडेंटिफिकेशन कर लेता था, मतलब एक दूसरे को जान लेता था, और उत्तरदाता के रूप में प्रतिक्रिया को व्यक्त करता था। मैनुअल के आधार पर उत्तरों का मूल्यांकन कुंठा की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता था। तो इसमें जो मैनुअल बनता था उसमें कुंठा की स्थिति का आकलन किया जाता था।
अब आती है मनोविश्लेषण विधि, जिसको साइको एनालिटिकल मेथड कहा गया। मनोविश्लेषण विधि आमतौर पर मनोरोगियों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त की जाती है। इन विधियों से व्यक्ति के विगत अनुभवों से संबंधित प्रश्न पूछकर उनकी वर्तमान समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो पहले व्यक्ति के अनुभव के आधार पर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उनकी वर्तमान समस्याओं का उन्हीं से हल किया जाता है, समाधान निकाला जाता है। इन विधियों से स्वप्न विश्लेषण, सम्मोहन और स्वतंत्र सहचर्य का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर अत्यधिक मनोरोगियों के लिए या इमोशनलेस व्यक्तियों के लिए या डिस्टर्ब लोगों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें स्वतंत्र शब्द सहचर्य टेस्ट जो है, फ्री वर्ड एसोसिएशन, जो आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल भी है एक, इसमें आपको 50 से 100 शब्द मिले हैं और उसमें परीक्षण परीक्षार्थी को एक एक करके एक एक शब्द बोलता है और परीक्षार्थी जो है इन शब्द से संबंधित जो भी उसके मन में जो है तुरंत आता है उसी वर्ड को बोल देता है। फिर परीक्षक जो है परीक्षार्थी द्वारा किए गए प्रतिक्रियाओं को और उसके जो है वर्ड नोट करता है और कितना टाइम लगा अपने परीक्षार्थी को वर्ड बोलने में, ये नोट करता है, परीक्षण करता है इसमें। फिर व्यक्त प्रतिक्रियाओं तथा लिए गए समय के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मैनुअल के आधार पर तब विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग मनोवैज्ञानिक डाल्टन ने 1879 में किया था और इन्होंने 79 शब्दों की एक सूची का निर्माण किया। इनके बाद जो है इस टेस्ट का उपयोग युंग ने किया था और इन्होंने 100 शब्दों की सूची बनाई थी। इस विधि में निरंतर संशोधन होते रहे और शब्दों के चयन का वर्गीकरण अलग अलग तरह से किया जाता रहा। शब्दों के वर्ग में आत्मकेंद्रित या वर्गोपरि या विरोधी शब्द आदि होते हैं, किसी भी तरह के वर्ड हो सकते हैं। इनके कुछ लॉज हैं, उनके आधार पर अभिव्यक्त किया जाता था। तो समीपस्थ प्रतिक्रिया मतलब कि क्लोज रिएक्शन के रूप में, या दूरस्थ प्रतिक्रिया या डिस्टेंस रिएक्शन के रूप में, या परंपरागत ग्रंथि संकेत के रूप में मतलब कि ट्रेडिशनल कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर के रूप में, या विषय विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस के रूप में, या पुनरोधात्मक वेदना के रूप में अभिव्यक्त किया जाता था। और पश्चिमी परीक्षणों में के भारतीय परिस्थितियों में प्रयुक्त कर इनकी विश्वसनीयता और वैधता को ज्ञात किया जाता था। फिर आती है वाक्य पूर्ति विधि। तो वाक्य पूर्ति विधि जो है वो उद्दीपक अपूर्ण वाक्य होते हैं इसमें, और प्रयोज्य को अपनी इच्छाओं, भावनाओं और अंतर्द्वंद्वों के आधार पर इस वाक्य को पूरा करना होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पिता ने डैश डैश डैश। अब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं के आधार पर इसमें कुछ भी फिल करेंगे जो प्रयोज्य होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, असफलता से मुझे, तो आपको क्या लगता है, आपकी भावना और इच्छा के आधार पर आप इसमें लिखेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते थे वाक्य पूर्ति विधि में, जिसमें आपको वाक्य को पूरा करना होता है। वाक्य पूर्ति परीक्षणों में 100 से 30 से 100 तक अपूर्ण वाक्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तित्व परीक्षण के लिए इसमें रोटर्स 1934 के परीक्षण में 40 अपूर्ण वाक्य हैं, जबकि LN दुबे और अर्चना दुबे 1987 के परीक्षण में 50 अपूर्ण वाक्य होते थे। तो इस तरह से इसमें अपूर्ण वाक्य होते हैं जिनको आपको पूरा करना होता था अपनी इच्छाओं और भावनाओं के आधार पर। अब आता है लास्ट में सम्मोहन, जिसको हाइपोनोसिस कहा जाता है। सम्मोहन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अचेतन अवस्था में रहते हुए देख और सुन सकता है और प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, निर्देशों का पालन कर सकता है। तो सम्मोहन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अचेतन अवस्था में भी देख सुन सकता है, प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, निर्देशों का पालन कर सकता है। सम्मोहन का प्रयोग मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो सम्मोहन विधि मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए यूज़ की जाती है और आजकल नशा मुक्ति के लिए इस विधि का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इस विधि से सम्मोहन जिस व्यक्ति को सम्मोहित करता है पहले उसे विश्वास में लेता है। तो इसमें इसका उपयोग करने के लिए आपको जिस व्यक्ति पर करना है उसको आपको पहले विश्वास में लेना पड़ेगा, तब आप बाद में उद्देश्य की प्राप्ति उसमें कर पाएंगे, क्योंकि आप इसमें सम्मोहन को प्रेरित कर चुके होंगे।
सो थैंक यू एवरीवन। ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।